हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज हम एक्सरसाइज करेंगे। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक का 12 चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है उस बुक का जो एक्सरसाइज का सलूशन देंगे आज हम, ठीक है ना। तो उसमें कुछ मिला के 18 क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक देखेंगे, ठीक है ना। और सवाल में जो जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, लगाने का तरीका, कॉन्सेप्ट किस तरह लगाएंगे, कैसे लगेगा, सारा रहस्य आज हम आपको बताएंगे। अगर एक बार आप इसको पढ़ लेंगे फिर आप एग्जाम में उसको जाएंगे तो करके ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो पहला सवाल ये है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। 5 भाग में बांट दिया गया एक मटेरियल का वायर। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको फिर पैरेलल में जोड़ दिया गया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन द रेशियो आर अपॉन आर डैश क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए एल मान लेते हैं, वायर की जो लेंथ है वो एल है और उसका जो रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना। फिर वायर को क्या किया, 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। वायर को क्या किया, 5 इक्वल पार्ट में। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई 5, ठीक है ना। ठीक है ना, मान के चलते हैं कि जैसे कि 5 पार्ट की लंबाई एल है तो एक पार्ट की लंबाई कितना हो जाएगा, एल बाई 5 ना। 5 पार्ट मिला के एल बनते हैं तो एक पार्ट इतना होगा। उसी तरह से देखिए वायर वही है, 5 इक्वल पार्ट है तो पांचों की लेंथ सेम, थिकनेस सेम, मटेरियल सेम। तो कहने का मतलब है कि एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर है तो एक इकाई लेंथ यानी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई एल। इसलिए एल बाई 5 का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इतने से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई 5। वैसे सिंपल है कि जब एल पार्ट का अगर हम देखें कि मान लो उसको 5 बराबर भाग बांटा गया है तो 5 पार्ट का रेजिस्टेंस आर है तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई 5। इस तरह से आर बाई 5 रेजिस्टेंस के 5 वायर हैं, कितने हैं, 5, प्रत्येक का रेजिस्टेंस इतना। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था कि अगर 5 रजिस्टर लें, 5 रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस आर इक्वल हो, 5 रजिस्टर हों और आर रेजिस्टेंस के हों, अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो क्या आता, आर बाई सॉरी जैसे कि आर बाई 5 आएगा। इस तरह से कहें कि एन रजिस्टर हैं जिसके रेजिस्टेंस क्या हो, आर। ऐसे करें कि एन क्या हो, रजिस्टर हो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, सब इक्वल हो, आर हो। अगर वो सभी को हम लोग पैरेलल में जोड़ते थे तो क्या आता था, इक्विवेलेंट आर बाई एन। एन क्या है, वो नंबर है, नंबर ऑफ रजिस्टर। आर क्या है, प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो जब उनको पैरेलल में जोड़ते थे तो कुछ इस तरह का आता था ना। तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और सीरीज में जब इनको जोड़ते तो वही एन से गुणा हो जाता था, याद करिए हमने इसको पढ़ाया हुआ पीछे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि आर वहां पे तो हमने प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर था, अब यहाँ प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई 5 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनको क्या किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश होगा, मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं आर ही मान लेते हैं, ठीक है ना, या कोई नाम दे देते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फार्मूले में क्या आएगा, आर अपॉन 5, यही आएगा ना। जैसे यन की जगह क्या है, यन की जगह 5 टुकड़े हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, 5 है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई 5। तो इस वाले फार्मूले में हम जो हमने ये प्राप्त किया था इसमें रख देंगे, आर की जगह क्या है, आर बाई 5, इसको मानिए मत छोड़िए, आर की जगह आर बाई 5 हो गया और एन की जगह कितने हैं, 5, ठीक। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा 5वां 25, यानी कि पैरेलल जब जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर डैश आर बटे
25 आएगा। ठीक, कितना आएगा? R/25 आएगा। ठीक, ये हमने शार्ट में एक ट्रिक बताई थी वहां पे, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहे थे कि मान लीजिए n रजिस्टर है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस R है, उनको पैरेलल जोड़ा गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह मिलता है। उसी तरह से इसमें एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको 5 टुकड़े में काटा गया था। कितने टुकड़े में? 5 टुकड़े में काटा गया था, और प्रत्येक टुकड़े का जो है रेजिस्टेंस ये है। तो नंबर ऑफ टुकड़े कितने हैं? 5 है, मान लेते हैं 5 रजिस्टर है, और प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस ये है, तो इसके स्थान पे ये रखेंगे, एम की जगह 5 रखेंगे। अब हल करेंगे तो ये आएगा। अब कह रहा है कि R और R डैश में रिलेशन क्या है? R और R डैश, तो देखिए R तो R ही रहेगा, और R डैश की वैल्यू क्या है? R/25, तो ये R कट जाएगा, ये सबसे ऊपर चलेगा, यानी कि 25 ओम। तो इसमें जो ये ऑप्शन सही है। क्या है? डी। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? डी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा बहुत ही आसान टाइप का है। दूसरा ये हम लिखेंगे नहीं, पढ़ दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है I²R, एक ऑप्शन दिया हुआ है IR², और एक ऑप्शन दिया है VI, और एक ऑप्शन दिया है V²/R। ये 4 ऑप्शन है, एक तरह से A है, B है, C है, D है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट कौन रिप्रेजेंट करता? पावर। तो हमने पावर पढ़ा है, ये फार्मूला I²R V²/R। इन तीनों में देखिए ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है। और वही कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये करेक्ट मतलब ये ऑप्शन जो है उसमें रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, बुक के एक्सरसाइज का जो तीसरा सवाल है भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, मतलब बल्ब पे रेटेड है, उसका रेटिंग क्या है कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है, तो उसकी पावर कंज्यूमिंग 100 वाट होगी, मतलब पर सेकेंड 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन, जब उसको हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कंज्यूमशन में से क्या होगा। तो हमने बताया था कि जब बल्ब पे रेटिंग होती है या किसी भी उपकरण पे रेटिंग होती है, तो ये कांस्टेंट होता है 220 वोल्ट, मतलब ये V कांस्टेंट होता है सबके लिए। तो हम रेजिस्टेंस, एक चीज सबसे पहले इसका कैलकुलेट करते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, देखिए पावर कंज्यूम के लिए 3 फार्मूला हमने पढ़ा, A, I²A और V²R, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं पावर निकालने के, बशर्ते आपको इसमें VI पता होना चाहिए, इसमें IR पता होना चाहिए, इसमें VR पता होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन रेटिंग दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस आप इनसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ये वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें V कांस्टेंट होता है तो ये यूज करते हैं। और हमने देखा था कि जब कोई उपकरण कुछ सीरीज में जुड़े हैं, कुछ पैरेलल में जुड़े हैं, तो उसमें हम ऑप्शन के हिसाब से सीरीज वाली चीज़ के लिए इसको लेते हैं, पैरेलल वाली चीज़ को इसके लिए ये वाला फार्मूला लेते हैं। लेकिन पावर कंज्यूमशन निकालना है तो इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हीट प्रोड्यूस के लिए ज़्यादातर किया जाता है ये, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो। लेकिन आप तीनों यूज कर सकते हैं, हम आप दिखाएंगे कि देखिए तीनों कैसे यूज होगा, तीनों करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इस रेटिंग के हिसाब से उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। हालांकि जब वोल्टेज आप कम करेंगे या वोल्टेज बढ़ा देंगे तो वो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस रेट का मतलब है कि जब वो इस पे ऑपरेट किया जाएगा, ग्लोइंग करेगा, तब का उसका रेजिस्टेंस होगा। कोल्ड के समय उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, मतलब इससे कम होता है। अब देखिए V कितना है यहाँ पे 220
इंटू 220 और P कितना है 100, तो ये कट गया और इससे गुणा कर देंगे 22 का 22 में, तो 22 का 22 में आप गुणा करेंगे तो 484 आना चाहिए, 484 ओम, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस ये रहेगा। अब हमको रेजिस्टेंस मिल गया। अब रहेगी पावर कंजम्पशन के लिए, देखिए V कितने पर ऑपरेट करना है 110, तो मान लेते हैं वो P डैश हो जाएगा। तो देखिए ये तो इस्तेमाल करेंगे ही, क्यों? क्योंकि हमें R और V पता, देखिए R पता हो गया और कितने पे ऑपरेट करना है 110, तो ये हम B डैश स्क्वायर और R इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 110, 110, R क्या है 484। आप इसे कट पीट करेंगे, 11 से आप कट करेंगे तो ये 11 चौक 44, 4 बचेगा, फिर 11 चौक 44, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से 4 बार में ये, तो ये 10 100 और 4 यानी कि 25 वाट आएगा। अब आप दूसरा पहला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी, तो आपको करंट ये निकालना है। अगर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, करंट, तो करंट निकालेंगे तभी तो आप करंट इससे नहीं निकाल सकते। देखिए ये याद रखिएगा कि VI वाले से आप डायरेक्ट करंट नहीं निकाल सकते, हम ये बता रहे हैं कि तीनों यूज कर सकते, तो आप P/U यहाँ पे नहीं लगा सकते करंट निकालने के लिए, ये वाला है ना। आप ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इसमें इससे भाग दे देंगे तो करंट आ जाएगा इसमें इससे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब इस वक्त करंट कुछ और होगी, जब वोल्टेज डाउन हो गया तो करंट अब कुछ और हो जाएगी ना, इस वोल्टेज पे करंट क्या होगी, ठीक है ना, और उस पर पावर कंजम्पशन भी कुछ और होगा, ठीक है ना। तो देखिए वो पावर कंजम्पशन निकालना है 110 वोल्ट पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये 110 ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है, ये तो रेटिंग वाला 100 वाट था ना, जब 110 वोल्ट लगाएंगे तो है बदल जाएगा ना, तो इसलिए करंट इससे आप नहीं निकाल सकते। हाँ, रेट इस पे आप करंट निकाल सकते हैं कि उस समय कितना बल्ब को करंट चाहिए कि बल्ब फ्यूज ना हो। तो आप क्या करेंगे, आई करेक्ट निकालेंगे, तो आई निकालने के लिए देखिए रेजिस्टेंस हमको पता है, ओम का नियम लगाएंगे, है ना, V/R। तो अब कितने पे ऑपरेट करना है 110 वोल्ट पे, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अभी 484 आया है, आप इसे काटेंगे 44 आएगा, यानी कि 10/44 एम्पियर आएगी। अब जो है इसका इस्तेमाल करिए, अब P डैश कुछ और आएगा, V क्या है 110 और करंट क्या है 10/44। अब यहाँ से काट दीजिए 4, 10 100, तो 4 देखिए 25 वाट, ठीक। अब रही बात I/R लगाने की, तब निकाल सकते हैं P डैश, तो I तो हमें पता हो गया 10/44 का स्क्वायर और R कितना है 484, इसे भी आप कट करेंगे तो 25 वाट ही आएगा। लेकिन इसके लिए एक जहमत करना पड़ेगा कि आपको करंट निकालना पड़ेगा, और इसे हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि V/R दोनों पता था, V था 110 पे, R जो है लगभग एज्यूम किया जाता है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप क्यों इसको लगाएंगे और क्यों इन दोनों को नहीं लगाएंगे ये भी क्लियर हो गया। हालांकि आंसर तीनों से आएगा, इन दोनों के लिए आई आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक का जो चौथा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल डायमीटर का मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। मान लेते हैं कि दोनों को, मान ले दो रेजिस्टेंस है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर इसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया गया, फिर इसके बाद किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में, ठीक। इस सर्किट में द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, क्या होगी। जैसे ये सर्किट है, इसमें एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में है, ये आर ही होगा क्योंकि जब सेम मटेरियल, सेम थिकनेस, सेम लेंथ के हैं तो आर ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें हीट प्रोड्यूस निकालना है और इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, किसका रेशियो लेना है,
सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का, मान लीजिए सीरीज में मान लीजिए पीएस और पैरेलल में पीपी है मान लो, ठीक है ना, इनका रेशियो लेना है। तो देखिए अब इसका करंट तो दोनों में सेम आएगी, हालांकि ये जो है किस में है, सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो आप चाहेंगे कि आप जो हीट प्रोड्यूस निकालें इसके वजह से क्या नाम है पीएस, तो आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, और इसके लिए निकालें पीपी के लिए वी स्क्वायर अपना आर, ठीक है, और दोनों का रेशियो ले लें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि एक चीज़ हमको पता नहीं है, क्या है, करंट। देखिए इनमें और इन दोनों की बात करें तो एक चीज़ इसमें हम दोनों में हम यही इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि करंट देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में, अगर नेट रेजिस्टेंस देखें तो R प्लस R 2R हो जाएगा, और इसमें नेट रेजिस्टेंस देखें तो हमने कहा था कि RP जब 2 हो तो इसको लगाएंगे दोनों को R गुणा करके R धन R स्क्वायर 2R, R कट गया मतलब R/2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2R हो गया, V वोल्ट की वाली बैटरी, ये 2R है, और उसी तरह से ये हमने इसका नेट निकाल लिया तो ये R/2 है, ठीक है ना, ये 2 है और ये R/2 है। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों में अगर हम ये फार्मूला निकालते हैं से यूज करते हैं तो हमें करंट नहीं पता है, करंट नहीं पता, लेकिन दोनों का हमें V पता है और दोनों का रेजिस्टेंस पता है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के लिए। दोनों में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, क्योंकि देखिए हमें रेजिस्टेंस पता है और ये इसका रेजिस्टेंस पता, और दोनों का हमें पोटेंशियल पता है क्योंकि उसी सर्किट में लगा है, तो देन सेम इलेक्ट्रिक सर्किट है तो V तो सेम है, तो जब V सेम होता है तो हम यही वाला लगाते हैं ना हीट प्रोड्यूसिंग के लिए, V²/R के लिए ये हम लगाते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं पता है। अब इसमें करंट कुछ और आएगी, इसमें करंट कुछ और आएगी, तो हमें पहले करंट निकालना है, तो करंट निकालना पड़ेगा ना, करंट कितनी है कि नहीं, कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि V पता है हमको कि V दोनों में V सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी पता है, V भी पता है, तो हम यहाँ पे इस रेशियो ले सकते हैं, V कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका सीरीज में, तो देखिए V² वही रहेगा, R के जगह हम 2R लिखते हैं, और पैरेलल में देखिए V² वही रहेगा, R के जगह हम क्या लिखते हैं R/2, ठीक है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2V²/R। अब रेशियो ले लें, किस में लेना, सीरीज और पैरेलल में, तो सीरीज बटे पैरेलल, तो सीरीज का क्या है V²/2R और पैरेलल का क्या है 2V²/R। देखिए R कट गया, ठीक है ना, V² कट जाएगा, ये 2 नीचे ही आएगा, मतलब PP का रेशियो जो आएगा 1/4, यानी कि आएगा 1/4, ठीक है ना, आएगा 1/4। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज में है तो हाई वाला फार्मूला लगाएं, ये पैरेलल में ये वाला लगाएं, तो हमें करंट कहाँ पता है इसमें। फिर हमने इसको सॉल्व करके दोनों को तो एक जैसा बना लिया। अब दोनों में हम इसलिए ये वाला लगा रहे हैं कि दोनों का V देखिए सेम है, V कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस अलग हो, हिसाब से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये आप लगा सकते हैं, इसीलिए हमने इसको चुना। अगर दोनों में करंट सेम रहती तो ये लगाते, या अलग से इसको एक बार लेते, एक बार इसको, इसके लिए ये लेते, इसके लिए ये लेते, लेकिन इसमें करंट नहीं पता है, करंट निकालेंगे कहाँ से, ठीक है ना, तो इसीलिए ये दोनों में इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए V वोल्ट की बैटरी से जुड़े दोनों होंगे, रेजिस्टेंस इसका 2R, इसका R/2 है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला इसको अप्लाई कर देंगे, हमारा आएगा कितना 1/4, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट, आप इसमें कंफ्यूजन ना हो कि आप सीरीज में है तो ये लगा दीजिए। हाँ कंडीशन है जब आई पता होगा तब इसमें आई पता होता तो इसका अलग निकाल लेते, इसका अलग निकाल के रेशियो ले लेते, तब भी उतना ही आता, क्योंकि उस हिसाब से करंट इसमें आती
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो हम अब एक्सरसाइज का एक 5वां सवाल देख लेते हैं। इसी वक्त हम लिखेंगे नहीं, पढ़ देते हैं। कह रहा है कि हाउ इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमने इसको पढ़ाया है कि अमीटर को कैसे जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं। जानते हैं कि अमीटर जो सर्किट में करंट को मापता है और वोल्टमीटर सर्किट में किसी उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। तो वो हमेशा कैसा लगाया जाता है? दो पॉइंट के बीच में पैरेलल जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो वो कैसा जोड़ा जाएगा? पैरेलल के हमेशा। तो उसमें आंसर हम क्या देंगे? का हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट? तो हम लिखेंगे कि वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट पैरेलल, ठीक है ना। तो ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी डिटरमाइंड। जैसे ये है, यही है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो यहाँ पे पैरेलल लगा देंगे इसका, ठीक। और इसका प्लस बैटरी के प्लस की तरफ, माइनस बैटरी के माइनस की तरफ होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज का जो 6वां सवाल क्वेश्चन ये है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो आपका चौथा सवाल है तो इसमें हमने तो ये लगाया बताया क्योंकि बी स्क्वायर अपन आर, ये बी कॉमन था। तो आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं लगाया आप? इसके स्थान पर ये भी लगा सकते थे। आर आर रखिए, आई दोनों में कांस्टेंट मान लीजिए। तो देखिए कांस्टेंट नहीं आएगी क्योंकि सीरीज का जो रेजिस्टेंस 2R है, पैरेलल का रेजिस्टेंस R/2। तो इस वाले सर्किट में जब भी करंट बहेगी इस वाले सर्किट से कम बहेगी। इसमें करंट कुछ और, इसमें करंट कुछ और, तो ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। और उसमें दोनों V वोल्ट की बैटरी से ही जुड़े हैं, V कांस्टेंट है, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक। अब चलिए, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी मतलब रो इतना ओम सेंटीमीटर है। तो इसको आप सेंटीमीटर भी, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर हमने बताया था, ओम सेंटीमीटर भी होता है। हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ओम क्वाइल, यानी कि 10 ओम का क्वाइल बनाना है कॉपर वायर से, तो कितना लंबा तार चाहिए। फिर कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा वायर का इफ द डायमीटर डबल कर दें। तो पहले डायमीटर देख लेते हैं, कितना दिया है डायमीटर? 0.5 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में मिलीमीटर को मीटर में बदलने के 1000 से भाग देते हैं, तो ये मीटर में हो गया। रेजिस्टिविटी रो कितना आपका दिया? 1.6 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलना मतलब 100 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि ये 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो गया। तो हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 10, यानी आर हमको कितना बनाना है? 10 ओम बनाना है। तो वायर की लेंथ क्या हो ये बताना है, ठीक है ना। वायर की लेंथ क्या होगी, ठीक। अब देखिए, तो हमें जो फार्मूला हम जानते हैं R इक्वल टू होता है, ये आपने पढ़ा होगा जब हम रेजिस्टिविटी पढ़ा रहे थे। तो यहाँ से हमें L चाहिए, तो L चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा RA और रो से डिवाइड हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे हमको A जो वायर का जो फेस होता है वो सर्किल होता है, तो उसकी एरिया ये होती है। तो R यहाँ पे क्या होता है? R हुआ D/2, तो यानी कि ये हो जाएगा पाई और R की जगह D/2 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो आप इसमें रखिए, ये 10 ओम है, A की जगह आप 22/7 है, पाई का मान 3.14 होता है और D की वैल्यू कितना है? 0.5 × 10⁻³ और स्क्वायर, ठीक है।
और रो की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। रो की वैल्यू क्या है 1.6 गुणे 10⁻⁸। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मीटर में आएगा, जो भी आएगा आप करके देखिएगा। तो ये तो मतलब थे एकदम फार्मूला बेस्ड था, लेकिन आप यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस की बात है, रो तो बदलेगा नहीं। हाँ, अगर डायमीटर बदल दे, एरिया लेंथ बदल दें तो रो तो कांस्टेंट होता। तो ये वाला देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक, अगर यहाँ डायरेक्टली देखे कुछ ना करें तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। यह रहने जी, इसको हम क्या रख सकते हैं पाई और d/2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं ना, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4 रो L अपान पाई d स्क्वायर। बाकी चीज तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। बाकी चीज का यहाँ पे कांस्टेंट, केवल डायमीटर चेंज किया जा रहा है। उसमें कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर डबल किया जा रहा है उसका, यानी कि मोटा किया जा रहा है। लेंथ वही रखे हैं, रो बदलेगा नहीं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इसको डबल कर देंगे, 2d डायमीटर डबल करना है तो रेजिस्टेंस 4d स्क्वायर। अगर इन दोनों का तुलना करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। आप करके देख भी सकते हैं। पहले मान लीजिए ये है ये, या आप इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। जैसे अब इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 और d2/d1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो यहाँ से पहले d2 2d कर दीजिए और इसको d ही रहने दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4d कट जाएगा 4/1, ठीक है ना। यानी कि 4/1 R1 R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1/4, यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो पहले का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से दिया होगा कि द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। मतलब कुछ वैल्यूज दी गई हैं करंट की और वोल्टेज की, जिसके बीच हमको ग्राफ खींचना है और ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप ग्राफ पेपर होना चाहिए, उस पर ग्राफ पेपर है। आप उस पर 2 एक्सिस होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये x होगी ये y। इधर आप मान लीजिए वो करंट ले लेते हैं, इधर वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है ना। करंट आपने इधर रखा, वोल्टेज आप ये ओरिजिन हो 0 0। तो आप जैसे कि वोल्टेज को आप जो ग्राफ पेपर में मान लेते हैं, एक स्क्वायर जो है 1 वोल्ट का है, तो 1 2, देखिए इस पे तो सही नहीं आएगा 3। आप इसको हम आइडिया बता दें, आप कर लीजिएगा 5, इसी तरह से 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए 14। करंट के लिए जो एक स्क्वायर चुनिए आप, तो आधा आधा चुनिए। 0.5 का एक चुनिए, फिर 1 का, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 और फिर 3.5, फिर 4, ठीक है ना। इस तरह से आप चुन सकते हैं एक स्क्वायर के द्वारा, स्क्वायर खाना जो होता है। तो करंट पहले 0.5 है, फिर 1 है, 2 3 4, वो तो करंट सही है, ठीक है ना। 0.5 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर 1.5 है, फिर मान के चले हैं पैमाना कि 0.5 एम्पियर बराबर जो एक स्क्वायर जो खाना होता है, ठीक है ना। स्केल अपना मान लीजिए 1 स्क्वायर यहाँ पे
और यहाँ पे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब देखिए जब करंट 0.5 थी, वोल्टेज कितना था आप उसमें देखेंगे 1, ये जो है इसमें 10 खाने होते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर में। तो हर खाना 0.6, 0.7, 0.8, तो 1 पॉइंट का 1 खाना हो गया एक तरह से मान लिया जाए, ठीक है ना। तो आप खींच सकते हैं इसमें कि ये 1.6 है तो थोड़ा सा आगे आएगा और उस पर करंट ये है, तो या इसके सीध में जाएगी, ठीक है। उसी तरह से जब करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज पहुंच गया 3.4, वोल्टेज कहाँ पहुंच गया 3.4, ठीक है ना। ये 1.1 नहीं 6 है ना, तो 6 खाना आगे जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। 10 खाने बराबर हमने माने हैं यहाँ पे 1 वोल्ट, एक तरह से खाया जाए तो 10 खाना बराबर क्या है 1 वोल्ट, ठीक है ना। और वहां पे क्या माना गया है कि 10 खाने बराबर हाफ एम्पियर करंट, 10 खाना बराबर हाफ एम्पियर करंट, ठीक है ना, वही मान लीजिए। तो यहाँ पे 10 खाना बराबर है और ये सब के भी 10-10 खाने। फिर जब 1 एम्पियर है तो ये 3.4 आ गया, तो देखिए 3 है और 0.4 अलग से 1 2 3 4, यानी यहाँ पे और आएगा यहाँ। तो इस तरह से आप ग्राफ खींचेंगे। फिर आएगा 2 एम्पियर पे 6.7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे, और ये आएगा 2 वाले, इस तरह से आप इस तरह से सब खींचते चले जाएंगे। फिर 3 एम्पियर पे 10.2, यानी 1 2, यानी यहाँ पे, और 3 एम्पियर पे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इस कोने को मिलाएंगे तो आपका एक ग्राफ इस तरह का आएगा। अब इस पे कोई 2 पॉइंट चुनेंगे, है ना, तो 2 पॉइंट चुनिए। जैसे हम मान लीजिए ये वाली पॉइंट चुन लेते हैं, ये वाली पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट चुनिए, और वो 2 पॉइंट चुनेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट ये आएगा, 1 पॉइंट ये आएगा। तो देखिए वोल्टेज में ये पॉइंट क्या है, वोल्टेज में 3.4 है और ये वाला क्या है 6.7 है। तो 6 पॉइंट डिफरेंस लेंगे ना, ये डेल्टा वी हो जाएगा एक तरह से देखा जाए, और यहाँ पे क्या है डेल्टा आई। आर जो है निकालना है तो जानते हैं डेल्टा वी अपन डेल्टा आई कर देंगे। तो पहले डिफरेंस देखिए 6.7 और 3.4 कितना हो गया, ये 3 और 6 में 3.3 हो गया, और 2 में से 1 करंट निकालेंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा। यहाँ तक 2 और यहाँ तक 1 करंट का डिफरेंस है ना, तो डेल्टा आई जो है वो 1 एम्पियर हो गया। तो आर लगभग क्या हो जाएगा 3.3 और 1 से भाग देंगे तो 3.3 आएगा ओम, या किताब में आंसर दिया है इतना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। के जो एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का 8वां सवाल ये है कि व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अब देखिए अब रेजिस्टेंस पूछा है तो V हमारा 12 वोल्ट है, ठीक। करंट उसमें रेजिस्टर में कह रहा है कि इतना मिली एम्पियर बह रही है, मतलब कि 10⁻³ एम्पियर। अब पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो देखिए 2 चीज़ पता है तो आप फार्मूला आराम से गेस कर सकते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, या रेजिस्टेंस के डिफिनीशन से, जो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की डिफिनीशन आई है, आराम से इसका मान पता हो जाएगा। ये 12 वोल्ट, ये 2.5 और 10⁻³
फिर ऊपर जाएगा तो 12 गुणे 10 के घाते 3 हो जाएगा और ये 2.5 दशमलव हटाए एक जीरो और बढ़ गया। अब 25 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा मान लो 1000 है ये, आप 25 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो आप काट दीजिए इसमें 25 चौका 100 होता है, ये मान लो 40 हो जाएगा। 12 चौका 48 और 2 जीरो, इतना ओम आएगा। ठीक, तो ये आसान सा सवाल था, ठीक है ना। ठीक है, तो 9वां सवाल क्या है कि ए बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर, इतने रजिस्टर हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। हाउ मच करेंट वुड फ्लो, बहेगी थ्रू 12 ओम रजिस्टर, यानी 12 ओम रजिस्टर में कितनी करंट बहेगी। ये सब सीरीज में है। देखिए फंसाया हुआ सवाल में क्या कह रहा है कि इतने रजिस्टर हैं, सब सीरीज में है, ठीक है ना। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, सब 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। कह रहा है कि जो 12 ओम है इसमें कितनी करंट बहेगी। देखिए बैटरी से करंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, नेट रेजिस्टेंस से इसमें भाग दे देते हैं, नेट रेजिस्टेंस से। अब नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें करंट पूछा है, लेकिन तो सीरीज में आप जानते हैं कि जब सीरीज में रजिस्टर जुड़े होते हैं तो सब में करंट सेम बहती है। तो जो करंट इसमें होगी वही इसमें होगी, वही इसमें होगी, वही इसमें, इस सब में। तो इसमें करंट पूछा है, किसी में भी पूछ सकता है, या इसमें ना पूछ के सीधे कह सकता है कि कितनी करंट बहेगी, थोड़ा आसान हो जाता। अब इसमें कह दिया कि 12 ओम में, तो आप कहोगे अरे 12 ओम में कितनी बहेगी, तो कुछ दिमाग जो है ये घुमा दिया है। तो ये जानिए कि सीरीज में जितने भी रजिस्टर होते हैं सेम करंट बहेगी, और सेम करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस हम नेट निकालेंगे, चाहे वो पैरेलल हो सीरीज हो, जैसे आप जोड़ते हैं जोड़ के इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए ये करंट आएगी तो 12 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए, है ना। कितना है, 3 5 5 10 4 14 1.4, और ये क्या है 12 ओम। 12 में क्या जोड़ना है 1.4, यानी कि 13.4 ओम टोटल हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस 13.4, यहाँ 13.4 ओम रखेंगे और यहाँ पे करंट आराम से जो भी आएगी कैलकुलेशन के बाद वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा 12 ओम करके थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया हुआ। तो ये मान के चलिए कि सीरीज में सभी में करंट सेम आएगी, लेकिन करंट बैटरी से निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, बैटरी का विभवांतर जो होगा उसमें टोटल रेजिस्टेंस जो नेट होगा, चाहे सीरीज में सीधा सीधा जोड़ दीजिए, पैरेलल में है तो पैरेलल में जोड़ दीजिए, या सीरीज पैरेलल है तो दोनों का नेट निकाल लीजिए, उससे भाग देंगे तो करंट आएगी, ठीक है ना। तो 10वां सवाल क्या है आपका, कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। तो कहने का मतलब है कि 176 ओम के रजिस्टर हैं, उनको पैरेलल में जोड़ना है। तो कितने रजिस्टर पैरेलल में जोड़े कि 220 वोल्ट पे उसमें 5 एम्पियर करंट बहे, 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट बहे, और वो किस में जोड़ने हैं, सभी रजिस्टर पैरेलल में। तो हमारा देखिए करंट कितनी है, करंट बहाना है 5 एम्पियर, और जो रजिस्टर है, कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो सर्किट में रिक्वायर कितना होगा, तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट क्या होगा, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस के लिए ये ओम का लॉ लगाइए, क्योंकि हमें V पता है और करंट भी पता है। हमें 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट बहाना है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, नेट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना होना चाहिए, इसको काट देंगे तो 5 चौक यानी 44 ओम, 44 ओम।
तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 44, ठीक है ना। और प्रत्येक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, इतना 176, ठीक है ना। तो कैठो है 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े जाएं कि उनका नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो जब नेट रेजिस्टेंस ये होगा तभी 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर बहाना है, वोल्ट 220 रखना है, ठीक है ना। तो हमने इनसे निकाल के देखा कि हमारा रेजिस्टेंस अगर 44 ओम होगा तो इतने वोल्ट पे इतनी करंट बहेगी। तो इतने ओम के रेजिस्टर को पैरेलल कितने जोड़े जाए कि नेट ओम, अब हमारा प्रश्न ये हो गया कि नेट ओम 44 ओम हो जाए, पैरेलल जोड़ना है तो कितने, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि n रजिस्टर है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर मान लेता हूँ कितना है 176, और नेट रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, आरपी मान लेते हैं, तो आरपी तो क्या होता है आर बटे एन। ऐसा हमने पढ़ा है कि इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, अगर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ से हमको n चाहिए, तो n चाहिए तो r अपन आर पी हो जाएगा। तो r क्या है हमारा 176 और आर पी कितना है 44 है, ठीक है ना। तो अब इससे हम भाग दे सकते हैं, तो भाग देकर देखिए कितना आता है, ठीक है ना। भाग दे के देखिएगा कितना आएगा, ठीक है। आंसर जो इसका है वो 4 है, ठीक है ना। तो भाग दे के देखिएगा 4 आएगा। तो 4 ठो रजिस्टर होंगे जिसका 176 ओम रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल जोड़ेंगे तो 220 वोल्ट पे इतनी करंट बहेगी, क्योंकि 176 के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ेंगे तो नेट इतना आएगा और उस पे इतने वोल्ट पे इतनी करंट बहेगी, ठीक है ना। तो यह निकालना था, वो कितना आ रहा है 4। तो आपके किताब का जो बुक का जो सवाल है एनसीईआरटी का, वो 11वां क्या है, दिखाना है कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that combination has a resistance, पहला 9 ओम एंड 2 ओम। देखिए 3 रेजिस्टर हैं, प्रत्येक का रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है, और उनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो रिजल्टेंट यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पहला है 9 ओम, दूसरा है 2 ओम। देखिए आप या तो तीनों को पैरेलल जोड़िए या तो तीनों को सीरीज में जोड़िए, या तो कोई दो उसमें पैरेलल ले लीजिए या तो कोई दो उसमें सीरीज ले लीजिए, उसके साथ एक पैरेलल ले लीजिए, आप हर तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप तीनों सीरीज में लेंगे तो 6 त्रिक 18 नहीं हो बनेगा। तीनों पैरेलल लेंगे, अगर तीनों पैरेलल लेते हैं, देखिए दोनों में कोई मिल जाता है, तो तीनों अगर आप पैरेलल ले रहे हैं तो पैरेलल अगर 3 होते हैं तो हम ऐसे जोड़ते हैं, मान लीजिए नेट ये है 1/6 हो जाएगा, 1/6 1/6। अब देखिए जब हर समान होता है तो अंश को सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3/6, 3 दूना 6, 1/2, यानी कि देखिए आप तुलना करिए तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस 2 ओम। इसका मतलब है कि दूसरा वाला देखिए मिल गया। अगर 6 ओम का रेजिस्टेंस तीनों अगर पैरेलल जोड़ दिया जाए तीनों, तो हमें 2 ओम मिल जाएगा। अब हमें इसका निकालना है, तो देखिए अगर पैरेलल जोड़ेंगे तो 2 ओम आएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो 18। अब बात बनती है ये कि कोई दो सीरीज या कोई दो पैरेलल हो, उसके साथ एक सीरीज या एक पैरेलल हो। तो अगर मान लीजिए अगर हम 2 सीरीज में लेते हैं तब बात नहीं बनेगी, क्योंकि 6 दूनी 12 ऐसा ही हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पैरेलल लेना पड़ेगा और उसके साथ एक सीरीज, काम बन जाएगा 6 ओम 6 ओम 6 ओम। देखिए एक चीज है कि जब पैरेलल में याद रखिएगा, अगर आप ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जब भी इक्वल रेजिस्टेंस को, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उसका जो इक्विवेलेंट आधा आता है उसका, जैसे 6 जोड़े हैं तो इसका इक्विवेलेंट 3 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट 1 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो
इसका इक्विवेलेंट 2 आएगा, ठीक है ना, आधा आएगा। तो इसका 2 का आप निकाल लीजिए इक्विवेलेंट। तो हमने वो सूत्र बताया था, ये 2 अगर रेजिस्टेंस हो तो R1 R2 R1 प्लस R2 से, ठीक है ना। तो 6 गुणे 6 6 प्लस 6, ठीक। तो कितना आएगा 36 और 6 दूनी 12, देखिए 12 3 36, 6 का आधा आया ना। और इन दोनों के साथ ये सीरीज में है तो 3 और मिला के 6 मिला के 9 ओम आ गया। सीरीज में सीधा सीधा जोड़ा जाता है, ये दोनों मिलकर के एक बन गया और ये 6 ओम है, ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम। तो 6 और 3 मिलके 9 ओम, क्योंकि सीरीज में सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो इसका मतलब है दूसरा लाने के लिए तीनों पैरेलल होगा और पहला लाने के लिए 2 पैरेलल उसके साथ एक सीरीज, ठीक। इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 12वां सवाल क्या है। कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, पता नहीं कितना है, वही तो मालूम करना है, ठीक। डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। मतलब जितने भी बल्ब हैं सब 220 वोल्ट और 10 वाट के हैं, मतलब ये रेटिंग है उसकी। कह रहा है हाउ मेनी लैम्प्स, कितने लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़े विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर, दो, और वो सप्लाई लाइन जो हम दे रहे हैं 220 वोल्ट की लाइन से सप्लाई दे रहे हैं। इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर, ठीक। यानी कि कुछ लैम्प्स हैं जिनको हमको पैरेलल में जोड़ना है। तो कितने लैम्प्स हैं जिनको हम पैरेलल में जोड़ें कि वो 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की करंट दें, उनका रेजिस्टेंस कितना हो। तो पहली बात कि हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इस रेटिंग से, है ना। ईच बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, तो V स्क्वायर P, हमने रेटिंग से हमने कहा था ना कि ये इनडायरेक्टली उसका रेजिस्टेंस दिया होता है। तो ये 220 गुणे 220 और P 10 वाट कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 48 40 484 इंटू 0, ये 4840 एक तरह से 4840 ओम आएगा। तो ये जो है उसका कहने का मतलब है एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, और इतना ही कितने बल्ब को हम पैरेलल जोड़ें जो 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर की करंट। देखिए करंट और 220 वोल्ट की सप्लाई से हम नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो इतने रेजिस्टेंस का बल्ब पैरेलल जोड़ेंगे तो उसका नेट कितना आएगा, तो इससे इसमें भाग देंगे तो हमें नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो RP हम निकाल देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V/I से, ओम के नियम से। तो V है 220 वोल्ट, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 44 ओम आ जाएगा, 44 ओम आ जाएगा। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, ये नेट रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट ये है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है ना ये। यानी कि उन बल्बों को अगर हम पैरेलल में जोड़ें जिनका प्रत्येक का रेजिस्टेंस ये है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आना होगा 44। जब तक नेट रेजिस्टेंस इतना नहीं होगा तब तक 5 एम्पियर की करंट नहीं बनेगी। वो कहा ना कि 5 एम्पियर की करंट अलाउ हो, इसका मतलब है तो सर्किट में 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट अगर बह रही है तो उन सर्किट में जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इतना होना चाहिए। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और इतने रेजिस्टेंस के अब कितने बल्ब पैरेलली जोड़ दें कि नेट कितना है। तो जाहिर सी बात है ऐसा सवाल एक आया था, तो हम जानते हैं कि पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में मान लीजिए n रेजिस्टेंस है और उनको पैरेलल जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला था, ये प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो नेट हमें पता है RP कितना है 44, और प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है
इसे हम मान स्मॉल आर मान लेते हैं, ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नहीं आर ही रहने दीजिए, आर ठीक है आर, और ये आर कितना है, इतना है। तो 4840 और यन हमें पता करना है, बस यन पता करना, दूसरे रियल के भाग दीजिए, ठीक है ना। अब जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप भाग देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख देंगे। तो वैसे बुक में जो आंसर दिया वो आपका 110 है शायद, ठीक। तो 13वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आसान टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि एक हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन है कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल, दो टू कॉइल है ए और बी, जिसका प्रत्येक ईच 24 रेजिस्टेंस विच में भी यूज सेपरेटली, अगर उसे अलग अलग यूज करें या सीरीज में यूज करें या पैरेलल, तो व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, तो अलग अलग केस में क्या करंट होंगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल स्मॉल आर है 24 ओम। अब देखिए 3 केस हैं इसमें, जब सेपरेटली यूज करेंगे तो ओम्स लॉ यानी कि जब अलग अलग यूज करेंगे तो उसमें कितनी करंट आएगी। पहले केस में तो अलग अलग यूज करेंगे सेपरेटली, तो आई करंट कितनी होगी, तो V बटे R से निकाल सकते हैं। V 220 वोल्ट है, R 24 है, आप इसको भाग दे के निकाल सकते हैं। दूसरे केस में कह रहा है कि आप दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, तो नेट रेजिस्टेंस निकाले सीरीज में। देखिए सीरीज में क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, कुल कितना ओम हो जाएगा, 48 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस। अब देखिए दूसरे में जो करंट बहेगी, वोल्ट सप्लाई तो वही है 220 वोल्ट का, तो ये 220 और 48 यहाँ पे। अब क्या है, तीसरा है कि पैरेलल, तो पैरेलल में हम आरपी जब 2 ओम होता कैसे निकालते हैं, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो ये 24 गुणे 24 और 24 प्लस 24। ट्रिक हमने बताया था ना, एक हम ट्रिक बताए थे कि जब इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ेंगे तो उनका नेट 1 का आधा आता है, यानी 24 का आधा आएगा, कितना आएगा, 12 ओम आएगा। ठीक हमने बताया था ना कि जब रेजिस्टेंस इक्वल हो तो RP R/N होता है, बराबर इक्वल रेजिस्टेंस के कितने हैं, रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस के रजिस्टर 2 है, तो ये 24 ओम के 2 है, कितना आएगा, 12 ओम। ठीक हमने बताया भी था। अब देखिए करंट क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो करंट क्या हो जाएगी, ये पैरेलल में, ये सीरीज में, ये सेपरेटली। तो देखिए V बटे RP, तो ये 220 वोल्ट ही है और ये कितना है, 12 ओम, तो यहाँ पे करंट आ जाएगी। भाई भाग देख के देख लीजिएगा, लगाने का तरीका ही, ठीक है ना। तो 14वां सवाल क्या है, कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit। कह रहा है कि 6 वोल्ट के बैटरी से सीरीज में 2 रजिस्टर जुड़े, 1 ओम का 2 ओम, तो 2 ओम के रजिस्टर में जो पावर है इसमें, फिर एक 4 वोल्ट के बैटरी से पैरेलल में 2 रजिस्टर जुड़े हैं, 12 ओम 2 ओम रजिस्टर, तो इसमें जो पावर है इन दोनों में रेशियो पूछा है। ये सीरीज में जो जुड़ा है तो जिसमें 2 ओम में कितनी पावर होगी कंज्यूम होगी, और पैरेलल 2 जुड़े हैं 12 ओम 2 ओम, तो इसमें 2 ओम में कितनी पावर कंज्यूम होगी, इनका रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो लेना है। ठीक, तो देखिए क्या है कि इसमें ये क्या है, सीरीज में जुड़े हैं, बैटरी जो है 6 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जुड़े हैं, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का। दूसरे केस में क्या है, ये पैरेलल जुड़े हैं, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ करंट डिफरेंट है और यहाँ करंट सेम है। तो देखिए सीरीज में करंट सेम होती है तो हम पावर निकालेंगे, ये I² R से
और इसमें V सेम है, दोनों पे वोल्ट 4 वोल्ट या इस पे भी है, इस पे भी है, तो इसमें पावर निकालेंगे V²/R। इस केस में ये वाला सूत्र नहीं लगेंगे क्योंकि करंट डिफरेंट है ना, करंट क्या है, डिफरेंट। और ये जो है एक 12 ओम का है और एक 2 ओम का, अलग अलग है। हाँ, हमें अगर इसका नेट रेजिस्टेंस और इसका नेट रेजिस्टेंस है तो ये लगा सकते हैं, लेकिन हमें अलग दिखाना है, हमें 2 ओम का दिखाना है। तो करंट यहाँ से जो चलेगी तो अब इसमें कितनी करंट बहेगी वो अगर निकाल लेंगे तब ये लगा सकते हैं। 2 ओम में करंट पहले पता करेंगे कि 2 ओम में करंट कितनी है, तब IR² लगा सकते हैं ये इसके स्थान पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पैरेलल में V कांस्टेंट तो ये लगा दो, सीरीज में I कांस्टेंट तो ये लगा दो। हालांकि ये यहाँ पर भी लग सकता है, ये यहाँ पर भी लग सकता है। यहाँ पे लगाने के लिए ज़रूरत है कि यहाँ का रेजिस्टेंस, इसमें क्या है कि हमें यहाँ का V पता करना होगा, इसमें क्या है कि हमें यहाँ का करंट पता करना होगा। तो अलग से करने की क्या ज़रूरत है जब हमें 2 चीज़ पता है कि यह सीरीज में लगा सकते हैं, ये पैरेलल में, ठीक है ना। पहले इसके लिए करंट निकालेंगे तो करंट यहाँ से सब में एक ही जाएगी, तो कितना नेट रेजिस्टेंस है, 3 ओम। तो करंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, V कितना 6, नेट रेजिस्टेंस 3, यानी कि 2 ओम करंट जा रहे हैं सब में, ठीक है ना। अब इसमें कितने पावर डिसिपेट होगा, ठीक है ना, कंज्यूम होगा, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। R कितना रखेंगे, 2 ओम रखेंगे, तो ये P1 मान लेते हैं, करंट है 2 इंटू R कितना है 2, तो 4 यानी 8 वाट, ठीक। इसमें करंट निकालना ज़रूरी है, या करंट नहीं निकालना है तो यहाँ का V निकालो तो ये लगा दो। इसमें अगर ये लगाना है तो यहाँ का, इसमें कितनी करंट जा रही है वो निकाल लो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ज़रूरत है, V तो सब में कांस्टेंट है, R हमको पता है, तो यहाँ P है, V कितना है 4 × 4 और R कितना है 2 ओम का हमको चाहिए ना, कितना चाहिए 2 ओम का चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 ये भी आएगा, इसको हम P2 मान लेते हैं, तो ये भी कितना आएगा 8 आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि P1 P2 मतलब 8/8 मतलब 1:1 का रेशियो आएगा, कितना आएगा 1:1 का रेशियो आएगा, ठीक। V भाई हमारा सब पे बराबर है 4 वोल्ट, R हमारा 2, अगर इसका चाहिए तो यहाँ रेजिस्टेंस ये वाला रखेंगे, और इसका चाहिए तो ये वाला रखेंगे। इसमें क्या करंट सेम है, इसका चाहिए तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ रखेंगे, इसका चाहिए तो ये वाला रखेंगे, ठीक। तो आपका 15वां सवाल है NCERT बुक का कि 2 लैम्प्स 1 रेटेड, एक पे रेटिंग ये है 100 वाट एट 220 वोल्ट, एक पे 60 वाट 220 लैम्प्स हैं, इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। मेन सप्लाई 220 वोल्ट है, ठीक है ना। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज, तो सप्लाई जो वोल्टेज है, मान लो बैटरी 220 वोल्ट की सप्लाई कर रही है, तो कितनी करंट बैटरी से मिलेगी जब इनको पैरेलल जोड़ा जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस, ये इनडायरेक्टली क्या दिया रहता है रेजिस्टेंस, तो पहले लैम्प का रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P से, तो ये 220 और P कितना 100 वाट, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 22 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 × 484 आएगा, ठीक है ना। वो कितना आएगा 484, ठीक। और उसी तरह से दूसरा मान लीजिए तो उसका भी निकालेंगे, V वही है, ये P1 मान लेते हैं, ये P2, तो ये भी 220 220 और ये 60, तो इसका आप गुणा करेंगे तो जो भी करेंगे यहाँ पे आएगा। तो 2 रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल जुड़े हैं भाई, पैरेलल जुड़े हैं ये दोनों रेजिस्टेंस। अब यहाँ ये 220 वोल्ट की सप्लाई थी, करंट कितनी मिलेगी, तो हमने बताया था कि करंट के लिए क्या होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज और यहाँ नेट रेजिस्टेंस, तो दोनों का नेट रेजिस्टेंस, तो जानते हैं नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकाला जाता है, अगर 2 होते हैं तब भी, 3 होते हैं तब भी कैसे निकाला जाता है।
तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका आरपी। तो आरपी के लिए क्या करेंगे, R1 R2 R1 प्लस R2। अब यहाँ इसको कैलकुलेशन से ये आएगा, दो रेजिस्टेंस, फिर इस पे रख के नेट निकालेंगे, फिर 220 में भाग देंगे तो आपका करंट निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको करना है, तरीका हमने बता दिया, ठीक। तो आप 16वां सवाल बुक में क्या है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, कौन शो करेगा। तो एनर्जी घंटा आवर सब दिया है, तो आप इसे या तो जूल में करके देख लीजिए या तो फिर आप वाट आवर में करके देखिए, वाट मिनट में करके देखिए, तो जूल में या घंटे में। चलिए, तो हम जानते हैं कि पहले केस में मान ली W1 है, तो ये हो जाएगा 250 वाट गुणे 1 आवर, यानी ये 250 वाट आवर हो गया, ठीक। अब ये देखिए, ये मिनट में है तो इसको घंटे में बनाना है, तो 1/60 कर देंगे, ठीक है ना। घंटा बन जाएगा, 1/60 कर देंगे, ठीक। तो अरे 10 है, 10 मिनट को घंटे में बनाना, 60 से भाग देते हैं 60, तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि सब 200 वाट आवर। तो देखिए किसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है, किसमें, टीवी सेट में, जो 250 वाट 1 घंटा चल रहा है ना, तो घंटा टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसलिए एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसमें ज़्यादा होगा। और ये 1200 वाट का भले लेकिन 1 ही मिनट चल रहा है, तो इसलिए इसमें इतना ही होगा, ठीक। ये तो आपका जो 17 क्वेश्चन है आपके बुक का, वो ये है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस A2 draws 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. रेट पूछा है, देखिए यहाँ पे टाइम तो दिया है हमारा 2 आवर दिया है, और रेजिस्टेंस हमारा दिया 8 ओम, करंट हमारी दी है 15 एम्पियर, रेट पूछा है पावर, यानी हीट प्रोड्यूस नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है ना, रेट पूछा है। तो रेट का मतलब होता है कि ये, यानी कि ये W/T पूछा है। पर सेकंड कितनी जूल ऊर्जा खर्च होगी पर सेकंड, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे टाइम का कोई मतलब नहीं है इसके रेट के कैलकुलेशन में, ठीक है ना, क्योंकि जो रेट होता है, हीट प्रोडक्शन जो होता है, इमिशन जो होता है, वो पर सेकंड की बात होती है। रेट का मतलब है कि पर सेकंड कितनी जूल ऊर्जा खर्च होती है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, लगाने के लिए VI और V²/R भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको क्या पता है, R और I। तो हम कितना रेट कैसे लगा, I कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, R कितना 8 है, ये 225 8, ठीक है ना, इतना वाट हम गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है ना। 8 5 40, 0 और 2 16, 4 20 और 2 16, 2 1800 वाट। इस रेट से या इसी को हम लिख सकते हैं 1800 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1800 जूल एनर्जी खर्च होगी, ठीक है ना। रेट है, 2 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च होगी वो अलग बात हो, तो W की बात, मतलब इस दर से एनर्जी खर्च हो रही है पर सेकेंड 1800 जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप टाइम मतलब ऐसा ही दिया है, उसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है ना। W पूछता तो वहाँ पे टाइम का इस्तेमाल होता, ठीक। चलिए, ये 17वां सवाल था। चलिए अब कुछ थ्योरेटिकल सवाल है, हम इसको लिखेंगे नहीं और मुजबानी इसको बताते हैं। थ्योरेटिकल क्या है, आप तो उसको आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है। पहला पूछा है, हालांकि हमको अगले वाले चैप्टर में है, उसमें आपको डिटेल पढ़ाना है, हाउस होल्ड वाले जो
वायरिंग है जिसमें हम फ्यूज़ के बारे में, बल्ब के बारे में डिटेल में है तो उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला सवाल पूछा है कि व्हाई इज टंगस्टन एनसीईआरटी बुक में यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। मतलब है कि जो अच्छा रोशनी दे इनकैंडेसेंट लैम्प का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे एनर्जी इमिट करना, मतलब अच्छा प्रकाश देना। तो क्यों टंगस्टन यूज किया जा सकता है? तो टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इतना होता है, और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट, हालांकि जो टंगस्टन है उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एलॉय है ये टंगस्टन, और इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, और उसका अलग से एक वीडियो बनेगा, ठीक। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और रेजिस्टिविटी भी हाई होता है जब उसे वायर को पतला ले लिया जाता है। हालांकि रेजिस्टिविटी कम होती है, लेकिन जो फिलामेंट का वायर पतला लेते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो दोनों हाई होता है, और दोनों हाई रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से उसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हीट ज़्यादा अधिक होगी तो अधिक चमकेगा, तो रेजिस्टेंस भी हाई होता है। और जाहिर सी बात है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना पे जब टेम्परेचर पे जाएगा तो वो मेल्ट होगा और वो चमकने लगता है 2400 केल्विन पर ही जा करके वो मतलब हीट देने लगता है, ठीक है ना। तो ये केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है ना। और जानते हैं कि केल्विन और डिग्री से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, केल्विन। तो इतने में जा करके वो हाई टेम्परेचर पे मतलब चमकने लगता है। तो खास बात है कि उसकी रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक। चलिए अब क्या है, कह रहा है कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज टेस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो देखिए क्या होता है कि एलॉय का इसलिए बनाया जा सकता है कि प्योर मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है और एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि टेस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर, इनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है प्योर मेटल से जिसके वो बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए एलॉय यूज किया जाता है रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है इसलिए। तीसरा पूछा है कि वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक यानी घरों में जब वायरिंग करते हैं, घरेलू वायरिंग में हम सीरीज में क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि सीरीज में सभी उपकरणों में करंट सेम जाएगी, एक ही रास्ता होगा करंट जाने का। अगर उसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो है अगर डैमेज हो गया, स्टॉप हो गया, तो करंट कट ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद वाले जो उपकरण वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक। उसके बाद वाले उपकरण क्या होगा? काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए पैरेलल में जोड़ा जाता है कि अगर कोई एक उपकरण खराब हो गया तो बाकी चलते रहें, ठीक है। फिर डी है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी वायर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। आप पढ़ें इस तरह से वेरी करता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा लेंगे तो रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। फिर दिया है कि वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए एल्युमिनियम और कॉपर क्यों लिया जाता है? देखिए दो रीज़न है। पहला है कि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये हीट कंज्यूमशन कम करेंगे। एक दूसरा मेन रीजन है कि इनकी जो रेट होता है, कीमत कम होती है, ठीक है ना। क्या होती है? कम होती है, तो व्यय खर्चा कम आता है। हालांकि ज़्यादा कंडक्टर्स जो होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर के वायर्स बहुत महंगे होंगे, तो वो जो पॉसिबल नहीं है, हमें खर्चा ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का वायर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, कि इनका भी रेजिस्टेंस कम होता है और उनका खर्चा कम आता है, ये कॉस्टली नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह से
ये जो है यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने आज सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज पढ़ा, चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से था। तो हम अब यहीं समाप्त करते हैं और इसके साथ साथ जो है ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। अब हम जो है इसका एक चैप्टर और बचा हुआ है जो कुछ दिनों के बाद इसको शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के लेवल का। मतलब यही चैप्टर हम हिंदी में पढ़ाएंगे, यानी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यही चैप्टर की उनकी मांग है। तो हम यही चैप्टर जो है यूपी बोर्ड के लड़कों के लिए पढ़ाएंगे। जब ये ख़त्म कर लेंगे तो फिर जब आगे कुछ दिनों बाद यूपी बोर्ड का और ये दोनों देखेंगे तो साथ साथ पढ़ाएंगे, यानी मुझे ख़त्म करना है आगे पीछे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट दिन में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।